हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जी के एजुकार्ट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमने जो फिजिक्स में लास्ट चैप्टर कवर किया था उसका नाम था प्रकाश यानी कि लाइट से जुड़े जितने भी टॉपिक्स थे वे हमने उस वीडियो में कवर किए थे, जिसमें हमने लेंस के बारे में पढ़ा, दर्पण के बारे में पढ़ा था, आंखों की संरचना के बारे में पढ़ा था, उनसे जुड़े रोग जो होते हैं उनके बारे में पढ़ा था, प्रकाश के कारण जो घटनाएं होती है जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, इस तरह की जितनी भी घटनाएं हैं वे हमने कवर की थी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्थिर वैद्युत को लेकर यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक को लेकर। इसमें हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल जिसमें आ जाते हैं प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, इसके बारे में पूरी तरह से बताया जाएगा, एक एक लाइन को कवर किया जाएगा। उससे पहले मैं बता देता हूँ, मेरा जो यूट्यूब चैनल है जीके एजुकार्ट, वो जीके एजुकेशन को लेकर बनाया गया है, जिसमें हम लुसेंट जीके बुक से जुड़े जितने भी सब्जेक्ट हैं वे हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे कवर करेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर से जुड़े जितने भी टॉपिक है उसके बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, जो मैं वीडियो बनाता हूँ वे थोड़े लंबे हो सकते हैं। वे लंबे इसलिए हो सकते हैं क्योंकि मैं हर टॉपिक की हर लाइन को लेकर चलता हूँ, कोई भी लाइन मेरे इस टॉपिक में मिस नहीं होगी, सबके बारे में A to Z बताया जाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक स्थिर वैद्युत यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक। आज से लगभग 2600 साल पहले थेल्स नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, एक एम्बर की रोड ली थी, उसने उसको ऊन के ऊपर रगड़ा था। उस रोड में ऐसा चार्ज प्रोड्यूस हो गया था जिसके कारण क्या है कि वो आसपास के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था, आकर्षित कर लेता था। पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है उसे स्थिर वैद्युत कहते हैं यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला जाता है। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है उसमें जो चार्ज जो है स्टोर हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक। नेक्स्ट है स्थिर वैद्युत में आवेश स्थिर रहता है यानी उसके चार्ज में जो है मोमेंट नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो प्रकार के आवेशों को धनात्मक आवेश व ऋणात्मक आवेश नाम दिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन वो व्यक्ति थे जिसने बताया था कि चार्ज जो है दो प्रकार के होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। समान प्रकार के आवेश परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं, दो धनात्मक आवेश या फिर दो ऋणात्मक आवेश यानी दो पॉजिटिव चार्ज या फिर दो नेगेटिव चार्ज को आपस में मिलाया जाता तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, तथा विपरीत प्रकार के आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं। यदि अपोजिट चार्ज को एक दूसरे के पास लाया जाता है यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे के समीप लाया जाता है तो ये दोनों चार्ज क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है वस्तुओं का आवेशन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। वस्तुओं में जो आवेश आता है, वस्तुओं में जो ये चार्ज प्रोड्यूस होता है वो कैसे होता है, हर पदार्थ के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है आपस में रगड़ने से इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह सरकना शुरू कर देते हैं, जिनके कारण क्या है कि वस्तुओं में आवेश पैदा हो जाता है। या नीचे सारणी में कुछ वस्तुएं इस ढंग से सजाई गई है कि यदि किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से रगड़कर विद्युत उत्पन्न की जाए तो सारणी में जो ऊपर है उसमें धन आवेश तथा जो नीचे है उसमें ऋण आवेश उत्पन्न होगा। जैसे कांच को कागज के साथ रगड़ने पर कांच में धन आवेश एवं कागज में ऋण आवेश उत्पन्न होगा। मतलब यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें कुछ पदार्थ दिए गए हैं। ये पदार्थ जो है एक दूसरे के साथ हम रगड़ते हैं तो जो ऊपर की लाइन दी गई है उसमें धन आवेश और जो नीचे की लाइन जो दी गई है उनमें क्या होगा, ऋण आवेश पैदा हो जाएगा। जैसे कि कांच को हम अगर कागज के साथ रगड़ते हैं तो कांच में जो है धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज और कागज में जो है ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा, पैदा होगा। वैसे लकड़ी और धातु को रगड़ते हैं तो लकड़ी में क्या होगा, पॉजिटिव आवेश, पॉजिटिव चार्ज, और जो धातु में जो होगा वो होगा नेगेटिव चार्ज। वैसे रबड़ और रेजिन को आपस में रगड़ते हैं तो रबड़ में क्या होगा, धनात्मक आवेश और रेजिन में होगा ऋण आवेश। उसी प्रकार से ऊपर की नीचे की तरफ हम जब भी बढ़ेंगे तो ऊपर वाली वस्तु में जो ऊपर जो होगी उनमें धनावेश होगा और जो नीचे जो होगी उनमें क्या होगा, ऋण आवेश। नेक्स्ट आ जाता है आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। ये क्या होता है, चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को उस आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं यानी सरफेस डेंसिटी बोला जाता है। चालक यानी कि कोई कंडक्टर, जैसे कोई वायर होती है या फिर इस प्रकार की कोई भी चीज़ें जिससे आपको लगता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है, करंट आ सकता है, उसको ही चालक बोला जाता है। और इस तरह का कोई भी चालक है उसके इकाई क्षेत्रफल पर यानी यूनिट एरिया पर स्थित आवेश की मात्रा, मतलब इकाई क्षेत्रफल यूनिट एरिया में जो आवेश की मात्रा स्थित होगी तो उस क्षेत्रफल को क्या बोला जाता है, उस आवेश का पृष्ठ घनत्व।
चालक का पृष्ठ घनत्व चालक के आकार एवं चालक के समीप स्थित अन्य चालक या विद्युत रोधी पदार्थों पर निर्भर करता है। चालक का जो पृष्ठ घनत्व होता है यानी कंडक्टर का जो सरफेस डेंसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो चालक यानी कंडक्टर की आकार पर, उसकी शेप पर। उसकी शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर है, स्फेरिकल है या फिर सर्कुलर है। उस कंडक्टर के पास में अगर कोई और कंडक्टर रखा गया है तो उसके कारण भी उसका पृष्ठ घनत्व जो है इफेक्ट होता है। पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक चालक के नुकीले भाग पर होता है क्योंकि नुकीले भाग का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। पृष्ठ घनत्व जो है वो चालक के नुकीले भाग पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। किस पर? नुकीले भाग पर। क्यों? क्योंकि नुकीले भाग जो होता है उसका क्षेत्रफल, उसका जो एरिया जो है सबसे कम होता है। अब हम देख लेते हैं चालक क्या होता है यानी कंडक्टर क्या होता है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित हो जाता है, यानी जिन सब्सटेंस के अंदर, जिन मैटर्स के अंदर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज आराम से प्रवाहित हो जाता है। यानी अगर सिंपल टर्म्स में हम समझे, ऐसे कोई भी चीज़ें जो आप देखते हो, इलेक्ट्रिसिटी करंट से हम अगर उसको टच कराएंगे और उससे हमें झटका लग सकता है, तो इस प्रकार की जो भी चीज़ें आप देखते हैं उनको चालक बोला जाता है, कंडक्टर बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल दिए हुए चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम। चांदी जो है सबसे बेस्ट कंडक्टर मानी जाती है, यानी कि चांदी सबसे अच्छी चालक होती है। और दूसरे नंबर पर आता है तांबा। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया और यह तांबे का बना होता है। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे ऊपर जो है एक रोड लगा दी जाती है और उस रोड का एक वायर के थ्रू कनेक्शन जो है अर्थ के अंदर दे दिया जाता है, धरती के अंदर दे दिया जाता है। इसको बोला जाता है तड़ित चालक। और जो भी ये कनेक्शन दिया जाता है वो किसकी बनी होती है? तांबे की बनी होती है, यानी कि कॉपर की बनी होती है। उससे क्या होता है कि जब भी बिजली गिरती है वो सारी जो है उस वायर के थ्रू कहाँ पर चली जाएगी? धरती के अंदर समा जाएगी और बिल्डिंग पे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो तड़ित चालक के जो आविष्कारक थे वो कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट आ जाता है अचालक यानी नॉन कंडक्टर। जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये चालक नहीं है। ऐसी वस्तुएं, ऐसे पदार्थ जिनमें चालकता नहीं होती वो अचालक हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता, जिनमें चार्ज जो है ट्रांसफ़र नहीं होता, उसे कहते हैं अचालक यानी नॉन कंडक्टर। जैसे कि आप देखते हैं लकड़ी। लकड़ी भी कैसी होनी चाहिए? सूखी लकड़ी। और रबड़ और कागज़, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? अचालक यानी नॉन कंडक्टर्स के। इसके अलावा एक इंसुलेटर होता है जिसको अर्धचालक बोला जाता है और वो होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे कूलॉम लॉ। दो स्थिर वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं और यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। जैसे आप यहाँ फिगर में देख सकते हो, यहाँ पर हम दो चार्ज लेते हैं। एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। इसकी जो मात्रा है, इसकी जो क्वांटिटी है वो Q1 है और दूसरे चार्ज की जो मात्रा है वो कितनी है? Q2। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, बीच की जो दूरी है वो कितनी है? R। और इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स। क्यों लगेगा? क्योंकि एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स जो लगता है वो किसके बराबर होता है? यानी Q1 और Q2 चार्ज की मात्रा को आपस में गुणा कर देते हैं तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं? K का। और इस K को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है F = K × Q1 Q2 अपॉन R²। कोई कंपटीशन एग्जाम में इनसे जुड़े न्यूमेरिकल भी पूछ ले जाते हैं कि दो चार्ज दिए हुए हैं और उनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ था, उनके बीच में जो फोर्स जो लगेगा, बल जो लगेगा वो कितना होगा। नेक्स्ट आ जाता है विद्युत अक्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह स्थान जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके उसे विद्युत अक्षेत्र कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। जैसे कि हम एक कोई चार्ज ले लेते हैं और इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर हम इस क्षेत्र में, इस फील्ड में अगर किसी आवेश को या फिर किसी आवेशित वस्तु को लेकर आते हैं तो वो एक बल की यानी कि एक फोर्स का अनुभव करती है। नेक्स्ट आ जाता है विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत अक्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश पर क्रियाशील बल को विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। जैसे ये एक चार्ज दिया हुआ है और इसके चारों तरफ क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर हम पॉजिटिव चार्ज को लेकर आते हैं, वो जो एक बल महसूस करता है उसको बोला जाता है उस विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट आ जाता है खोखले चालक का विद्युत अक्षेत्र। किसी भी खोखले चालक के अंदर जो है विद्युत अक्षेत्र शून्य होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल शून्य होता है, जीरो होता है। यदि ऐसे चालक को आवेशित किया जाए
तो संपूर्ण आवेश जो है उसके बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है। इस प्रकार से खोखला गोला जो होता है वो एक विद्युत परिरक्षक यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड का कार्य करता है, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी को, विद्युत को अपने अंदर नहीं जाने देता। यही कारण है कि यदि किसी कार पर तड़ित विद्युत गिर जाए तो कार के अंदर बैठे व्यक्ति पूर्ण सुरक्षित रहता है। तड़ित से प्राप्त विद्युत आवेश कार की बाहरी सतह पर ही रहता है। अगर कोई बाहर खड़ा व्यक्ति जो है कार के अंदर बैठ जाता है, जो बिजली जो गिरेगी वो कार के ऊपर गिरेगी और उसका इफेक्ट कार के अंदर बिल्कुल नहीं होगा, वो एक खोखले चालक की तरह काम करेगी। नेक्स्ट आ जाता है विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है? किसी धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत अक्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य एवं आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। अगर हम मान लेते हैं कि अनंत बिंदु पर यानी इन्फिनिटी पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज रखा है और उस पॉजिटिव चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड तक लेकर आते हैं तो उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है और उस आवेश का जो मान है उनका अनुपात क्या कहलाता है? उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। और विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक है वो वोल्ट होता है और यह एक अदिश राशि होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी जिसका मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होती। नेक्स्ट आ जाता है विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? एक कूलम धनात्मक आवेश को विद्युत अक्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उस बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम कई बार से इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज नहीं लेकर आते, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही अगर दो चार्ज होते हैं तो जब हम एक कूलम पॉजिटिव चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हैं तो इस प्रकार से जो कार्य किया जाता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहा जाता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। विद्युत विभव और विभवांतर दोनों क्या है कि एक अदिश राशियां है और ये दोनों के मात्रक क्या है? वोल्ट है। नेक्स्ट आ जाता है विद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। क्या होती है? किसी चालक की धारिता यानी कि कैपेसिटी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके कारण चालक के विभव में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत धारिता कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटी जो होती है, विद्युत धारिता जो होती है, उसको हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं? सी के द्वारा डिनोट करते हैं। और ये किसके बराबर होता है? Q/V। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है। नेक्स्ट आ जाता है विद्युत सेल यानी इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक सेल ऐसे सेल या ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर हम जो है इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखते हैं। किसके रूप में? चार्ज के रूप में। और ये दो टाइप की होती है, एक होती है प्राथमिक सेल और दूसरी होती है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल यानी कि प्राइमरी सेल्स और द्वितीयक सेल्स यानी कि सेकेंडरी सेल्स। नेक्स्ट आ जाता है प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यानी प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं? प्राइमरी सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें केमिकल एनर्जी पहले से स्टोर होती है और उसको किस में फिर कन्वर्ट किया जाता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में यानी कि विद्युत ऊर्जा में। और एक बार जो ये रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, तो इनका फिर बाद में कभी प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स बताया गया, वोल्टियर सेल, लेकलेंसे सेल, डैनियल सेल, शुष्क सेल यानी कि ड्राई सेल। ये सब किसके उदाहरण है, किसके एग्जाम्पल्स हैं? प्राथमिक सेल्स के। दूसरा आ जाता है द्वितीयक सेल्स। द्वितीयक सेल्स में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि हम आजकल सुनते हैं रिचार्जेबल सेल। रिचार्जेबल सेल ऐसे सेल होते हैं जिनको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, उनको दोबारा चार्ज किया जा सकता है। तो पहले क्या है कि हम उसको जब चार्ज करते हैं तब उनकी जो विद्युत ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, यानी वो चार्ज के रूप में सेल के अंदर स्टोर हो जाती है और फिर उस रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, फिर हम उनका यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इन सेलों का बार बार यूज कर सकते हैं, बार बार इनको उपयोग में लाया जा सकता है। वोल्टियर सेल का आविष्कार 1799 ईस्वी में प्रोफेशनल एलिजांड्रो वोल्टा ने किया था। नेक्स्ट आ जाता है लेकलेंसे सेल का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। तो लेकलेंसे सेल क्या एक प्राइमरी सेल है और इसका उपयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की लगातार ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि इलेक्ट्रिक बेल यानी कि विद्युत घंटी और टेलीफोन। नेक्स्ट हमारा जाता है कुछ सेलों का संक्षिप्त विवरण। यहाँ पर कुछ सेल दिए गए हैं और उनके बारे में बताया गया है कि उसमें हम किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। इन सेल के क्या नाम है? और इस हर सेल में दो रोड पाई जाती है, एक होती है एनोड और दूसरी होती है कैथोड। यानी एनोड के रूप में हम किसका यूज करते हैं और कैथोड के रूप में हम किन का यूज करते हैं, वो यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई गई है। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अवगठीय जिसको बोला जाता है, ये क्या होता है? ये एक तरह का सॉल्यूशन होता है, एक तरह का घोल होता है जो हम सेल के अंदर यूज करते हैं। उनकी भी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। एंड नेक्स्ट दिया हुआ है विध्रुवक यानी कि डिपोलराइजर।
ये किस काम आते हैं? हमारी सेल के अंदर किसी भी तरह का लीकेज ना, उससे बचने के लिए डिपोलराइजर का यूज़ किया जाता है। वो उनकी भी लिस्ट यहाँ पर बताई गई है। उसके अलावा किस सेल से हमें कितनी वोल्टेज मिलती है, कितनी EMF हमें प्राप्त होता है, वो यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर दिया गया है कि जिसको हम किस में मापते हैं? ओम में मापते हैं। जैसे पहले यहाँ पर दिया गया वोल्टेज सेल, जो कि एक प्राइमरी सेल है, प्राथमिक सेल है, जिसमें एनोड के रूप में तांबा यानी कि कॉपर और कैथोड के रूप में हम किसका यूज करते हैं? जस्ता का यानी जिन का यूज करते हैं। इसके अंदर जो है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम डाइल्यूट H2SO4 जिसको तन्नु गंधक अम्ल बोला जाता है उसका यूज किया जाता है, और डिपोलराइजर के रूप में यहाँ पर कोई यूज नहीं किया जाता। उसके बाद यहाँ पर इस सेल की जो वोल्टेज है वो कितनी होती है? आउटपुट वोल्टेज कितनी होती है? 1.08 वोल्टेज। और इसकी जो रेजिस्टेंस है, इस सेल का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 2 से 4 ओम तक होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है लेक्लेंसे सेल, जिसमें हम एनोड के रूप में कार्बन और कैथोड के रूप में जस्टे का प्रयोग करते हैं, और इसमें अमोनियम क्लोराइड यानी कि नौशादार का गोल का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, और MnO2 यहाँ पे डिपोलराइजर के रूप में यूज किया जाता है, और इसकी आउटपुट वोल्टेज है 1.46 और 2 to 4 ओम इसका आंतरिक प्रतिरोध है। नेक्स्ट आ जाता है शुष्क सेल यानी कि ड्राई सेल, जिसको बोला जाता है एनोड के रूप में कार्बन और कैथोड के रूप में हम जस्ते का उपयोग करते हैं। नौशादार का पेस्ट का उपयोग इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है। MnO2 अगेन इसमें डिपोलराइजर के रूप में यूज किया जाता है, और इसकी आउटपुट कैपेसिटी है 1.46 वोल्ट और 2 to 5 ओम का इसका रेजिस्टेंस है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लेक्लेंसे सेल और शुष्क सेल दोनों की जो इन्फॉर्मेशन है वो लगभग सेम है। नेक्स्ट आ जाता है डैनियल सेल। डैनियल सेल में एनोड के रूप में तांबा और कैथोड के रूप में जस्ट का प्रयोग किया जाता है। तनु यानी कि डाइल्यूट H2SO4 का उपयोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है। कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 का उपयोग डिपोलराइजर के रूप में किया जाता है। 1.08 वोल्ट इसकी क्या आउटपुट वोल्टेज है, और 2 to 3 ओम इसका क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आ जाता है बाइक्रोमेट, कार्बन एज ए एनोड, जस्टा एज ए कैथोड, तनु H2SO4 एज ए इलेक्ट्रोलाइट, K2Cr2O7 एज ए डिपोलराइजर, 2 वोल्ट एज EMF आउटपुट, और इसका रेजिस्टेंस जो है बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट आ जाता है वेस्टर्न कैडमियम सेल, एनोड के रूप में पारा, कैथोड के रूप में कैडमियम अमलगम, कैडमियम सल्फेट यानी कि CdSO4 एज ए इलेक्ट्रोलाइट, Hg2SO4 डिपोलराइजर के रूप में, और 1.018 वोल्ट क्या है इसका आउटपुट वोल्टेज, और 2 के लगभग इसका क्या है? रेजिस्टेंस। और ये हमारे जाते हैं सेकेंडरी सेल, जिसमें पहला आ जाता है सीसा संचायक सेल यानी कि लेड एसिड बैटरी जिसको बोला जाता है, जो कि कारों में यूज की जाती है, घरों में यूज की जाती है। इसमें जो एनोड जो है क्या होती है? लेड पेरोक्साइड PbO2, कैथोड के रूप में यूज होती है स्पंजी लेड यानी कि Pb, और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज किया जाता है H2SO4 को। डिपोलराइजर इसमें कुछ नहीं होता। 2.2 वोल्ट का इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, और 0.02 वोल्ट होता है इसका 0.02 ओम होता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। और दूसरी हमारी आ जाती है अक्सारिया संचायक सेल, जिसको निकल आयरन बैटरी या निकल आयरन सेल भी बोला जाता है। NiOH3 यानी निकल हाइड्रोक्साइड एनोड के रूप में, लोहा कैथोड के रूप में, जिसको Fe के द्वारा दर्शाया जाता है। KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सांद्र घोल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंडरी सेल में डिपोलराइजर नहीं होता, और 1.35 वोल्ट जो है इसका आउटपुट वोल्टेज होता है, और 0.01 जो है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम जो है यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में जो हमने कवर किया उसमें है स्थिर वैद्युत यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। तो दोस्तों लगातार पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने एग्जाम की अच्छे तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक सभी को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।